बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिकल इक्विलिब्रियम का डिस्कशन हमारा चल रहा है टॉपिक 7 ऑफ SLOs, और जो है टॉपिक 7.1 हम कम्प्लीटली तौर पर डिस्कस कर चुके हैं। टॉपिक 7.2 को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड व्हाट इज टॉपिक 7.2? इट इंडिकेट्स अबाउट दी ली शेटिलर प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन। तो चलते हैं ली शेटिलर प्रिंसिपल और उसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करने के लिए। देखिए यहाँ तक का तो हमारा डिस्कशन सारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से हम आगे प्रोसीड करेंगे किस तरीके से कि हमने पढ़ना है अबाउट ली शेटिलियर प्रिंसिपल। ली शेटिलियर प्रिंसिपल, व्हाट इज ली शेटिलियर प्रिंसिपल? ली शेटिलियर प्रिंसिपल के हवाले से एक और बात ये कही जा सकती है कि ली शेटिलियर प्रिंसिपल इज एक्चुअली अ लिस्ट ऑफ द फैक्टर्स which can affect the equilibrium of a mixture. Factors affecting the equilibrium. अगर किसी केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है तो उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। तो किस तरीके से डिस्टर्ब होगा और क्या क्या चीजें डिस्टर्ब कर सकती हैं, इन तमाम बातों को हम लोग ली शेटिलर प्रिंसिपल में पढ़ते हैं। ली शेटिलर की स्टेटमेंट क्या होती है? ली शेटिलर की स्टेटमेंट कहती है कि व्हेन आई स्ट्रेस when a stress is applied to a reaction at equilibrium, the reaction direction will change to undo the effect of stress. Undo the effect of stress. देखिए भाई क्या कहता है ली शेटिलर प्रिंसिपल? ली शेटिलर प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ऑलरेडी इक्विलिब्रियम अचीव्ड है और ऐसी सिचुएशन में आप स्ट्रेस अप्लाई कर देते हैं किसी भी तरीके से, तो अब रिएक्शन अपने इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करेगा। ठीक है, स्ट्रेस अप्लाई करने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, रिएक्शन अपने इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करेगा। और किस तरीके से करेगा? फॉर दिस पर्पस इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन अपने इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करने के लिए किसी एक खास डायरेक्शन में प्रोसीड करना शुरू कर देगा। तो उसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि द रिएक्शन डायरेक्शन विल चेंज टू अनडू द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। हाउ मेनी स्ट्रेसेस कैन बी डिस्कस्ड इन द ली शेटिलर प्रिंसिपल? सो हियर the stress can be applied through concentration, it can be applied through pressure, it can be applied through temperature. ठीक है जी, और किस तरीके से जरा साथ साथ देखते जाएं। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। दिस इज द इफेक्ट। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा। ये डायरेक्शन चेंज हो गई, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में प्रोसीड होना शुरू हुआ। प्रेशर के लिए देखो भाई, ये डिस्कशन जरूरी है कि व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन वी आर ऑब्जर्विंग। इफ वी आर dealing with the reaction having less number of moles of reactants as compared to the product, then by increasing the pressure reaction proceeds in backward direction. How?
भाई इसके लिए इतना याद रखें, बस एक छोटा सा जुमला याद रखें कि अगर कभी ऐसा हो कि आप प्रेशर के अकॉर्डिंग ये प्रेडिक्ट करने जा रहे हो कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, तो बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर, अगर ये सब जवाब देना तो आप ये देखिए कि वेयर आर द ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स, जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स है प्रेशर बढ़ाने से उसके ऑपोजिट रिएक्शन जाएगा। फॉर एग्जांपल भाई यहाँ पे बी और सी 1+1 2 और यहाँ पे ए सिर्फ 1, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 2 बन रहे हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1 बन रहे हैं, तो वेयर आर द ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स? एट द प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट का ऑपोजिट क्या है? रिएक्टेंट साइड। सो इफ द प्रेशर इज इंक्रीज द रिएक्शन विल प्रोसीड इन इट्स बैक ऑपोजिट डायरेक्शन विच मींस बैकवर्ड रिएक्शन विल अकर्स। इस तरीके से याद रखिए। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे प्रेशर को डिक्रीज करूं तो फॉरवर्ड रिएक्शन। और क्या हो सकती है कंडीशन? कंडीशन ये हो सकती है कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा हो एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, सो इट विल से इट विल टेल अस दैट कि भाई क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कहाँ के ज्यादा है? रिएक्टेंट के, उसके ऑपोजिट यानी कि प्रोडक्ट साइड पे रिएक्शन जाएगा, विच मीन्स प्रेशर बढ़ाने से फॉरवर्ड रिएक्शन होने जा रहा है और प्रेशर कम करने से बैकवर्ड रिएक्शन जाएगा। और अगर ऐसा कभी हो जाए, जैसे कि ऐसे एमसीक्यू अक्सर आते हैं कि the number of moles of reactants and the number of moles of products are equal, then there will be no effect of pressure on the equilibrium. सही है भाई, ये सारी बात हमने यहीं पे डील कर ली। अब आती है आखिरी बात, टेम्परेचर की। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर? इट कैन बी clearly be observed if we know the nature of the reaction, either it is an endothermic or it is an exothermic reaction. So if we suppose that we are going to deal with endothermic reaction, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या बात होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना कि हीट एब्जॉर्ब हुई तो जाके प्रोडक्ट बना। तो ऐसी सिचुएशन में हीट क्या होगा? रिएक्टेंट, रिएक्टेंट बढ़ाने से यानी टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड रिएक्शन और टेम्परेचर कम करने से बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है जी, समझ आ रहा है? ऐसे ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन को देखना अगर, तो एक्सोथर्मिक reaction are those in which the heat energy is released as the reaction proceeds. So it can be written down like this if I am not wrong. Okay, कि जैसे जैसे प्रोडक्ट बनेगा हीट रिलीज होती जाएगी। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीट बढ़ेगी यानी कि प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और टेम्परेचर कम करेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब बात यह है कि हमने तो ये भी देखा कि हमारी किताबों में लिखा होता है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। सो हाउ कुड अ कैटलिस्ट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिएक्शन मिक्सचर? तो इसमें एक बहुत ही सिंपल और आसान सा मैं जवाब दूं कि अगर रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव्ड है ना, तो देयर इज नो डिस्कशन ऑफ कैटलिस्ट देयर। Catalyst can only perform or can only be discussed if the reaction hasn't achieved equilibrium yet. तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या है? इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट इज कि भाई देयर विल बी इट हेल्प
the reaction to achieve the equilibrium quickly. That's it. और अगर रिएक्शन पहले से इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका हो उस वक्त फिर कैटलिस्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, बस बात खत्म यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे जो एसएलओज में हम ये भी बात डिस्कस करते हैं कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, क्या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में कुछ भी एज सच समझने का नहीं है, उसे याद रखने वाली बात है कि सिंथेसिस ऑफ अमोनिया में क्या टेम्परेचर क्या प्रेशर हो सकता है, क्या कैटलिस्ट हो सकता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या हो सकता है, उसको हमने सिर्फ एक बार बुक से इस तरीके से रीड कर, ठीक है। ये डिस्कशन यहाँ पे 7.2 का हो गया कंप्लीट। यहां से बात स्टार्ट होती है 7.3 पे जाती है, एंड व्हाट 7.3 teaches us, it teaches us that what is solubility product and what a precipitation reaction means। solubility product की टर्म आपको मालूम होनी चाहिए, solubility product के दरमियान फर्क मालूम होना चाहिए, रीजंस फॉर डिफरेंस इन solubility ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, और इस तरीके से 7.3.5 तक अगर हमें जाना है तो आज हम कितना जाते हैं ये कर लेते हैं डिस्कस। हम स्टार्ट करते हैं solubility प्रोडक्ट। solubility प्रोडक्ट को हम लोग KSP से रेफर करते हैं। अच्छा, ये क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ द आयोनिक कंसंट्रेशंस, प्रोडक्ट ऑफ द ionic concentrations of a sparingly soluble salt। अब देखो भाई, यहाँ पे एक एक लफ्ज अगर समझोगे तो कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। सबसे पहला क्या समझना है आपने कि व्हाट इज मीन बाय स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए व्हाट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को वैसे तो बहुत डिटेल में पढ़ा जा सकता है, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कि देखें salts आर दोज कंपाउंड्स व्हिच कैन बी आयनाइज्ड व्हेन आर एडेड इन वाटर। सॉल्ट वो सब्सटेंस होता है जिसको आप वाटर में डालें तो वो आयनाइज हो जाता है, ऐसा होता है ना, बिल्कुल ऐसा होता है। सॉल्ट की खूबी होती है आयोनाइजेशन की, डिसोसिएशन की। अब उसमें फिर रेडिली सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल कह लें, या मॉडरेटली सॉल्युबल कह लें, या स्पेरिंगली सॉल्युबल कह लें, इनसॉल्युबल कह लें, हाईली इनसॉल्युबल कह लें, इस तरीके से डिफरेंट कैटेगरीज बन सकती है। स्पेरिंगली सॉल्युबल क्या है कि स्पेरिंगली सॉल्युबल ऐसे सॉल्ट्स को कहा जाता है which dissociates, या फिर आप ये कह लें कि एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन इज वेरी लेस। क्या एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन, यानी कि जिसकी आयनाइज होने की मिकदार बहुत कम हो उसको हम लोग स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कहते हैं। ये पहली बात हुई। और दूसरी बात क्या आपने जहन में रखनी है, दूसरी बात आपने ये पढ़नी है कि भाई आयोनिक कंसंट्रेशन, आयनिक कंसंट्रेशन, व्हाट इज मीन बाय आयनिक कंसंट्रेशन। आयनिक कंसंट्रेशन से आपसे मुराद ये बनता है कि आपके पास एक सॉल्ट है E B, ये वाटर में डिजोल्व हुआ और इसने क्या बनाया A पॉजिटिव और B नेगेटिव। अब A पॉजिटिव B नेगेटिव को अगर आप इनकी अमाउंट को मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में लिखते हैं, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट एक्टिव मास में लिखते हैं, ये हो गई आयोनिक कंसंट्रेशन। और प्रोडक्ट से क्या मुराद है, इन दोनों को कर दें मल्टीप्लाई,
प्रोडक्ट ऑफ द आयोनिक कंसंट्रेशन, इट मींस कि अगर हमारे पास सॉल्ट ए भी है तो हमने ए बी के लिए क्या कंसीडर किया है कि ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ये हो गया किसके बराबर, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बात ये है कि प्रोडक्ट का लफ्ज तो एक्सप्लेन हो रहा है कि प्रोडक्ट इज इंडिकेटिंग अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ द आयोनिक कंसंट्रेशन, बट व्हाई द वर्ड सॉल्युबिलिटी इज बीइंग यूज्ड हियर। हम तो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट कह सकते थे, आयोनिक प्रोडक्ट कह सकते थे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्यों कहा? उसकी वजह ये कि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स and sparingly soluble salts are those in which the extent of ionization is very less. So let's suppose if I give you a sparingly soluble salt AgCl of 1 molar and I told you to add it in 1000 ml water. Now if I ask okay, what is the concentration of silver ions, so what would you say? क्या होगा आंसर? तो अगर आपके जहन में आ रहा है कि 1 मोलर, दैट इज इनकरेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि 1 मोलर तो उस वक्त होगा जब सिल्वर क्लोराइड AgCl will ionize up to the 100%, and if it is not ionizing up to the 100%, it means the concentration of that ion would be less than 1 molar, whatever it is, but it would be less than 1 molar। तो भाई बात क्या बनी कि ऐसी सिचुएशन में आप तो फिर कुछ पढ़ ही नहीं सकते, तो AgCl Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाए, लेकिन हम तो पढ़ ही नहीं सकते क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है, इसकी कंसंट्रेशन तो मालूम है लेकिन इसकी कंसंट्रेशन हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर रहे, तो हम क्या कहां से बात करें? तो इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, AgCl की सॉल्युबिलिटी हम लोग यूज करते हैं, AgCl की सॉल्युबिलिटी। एंड हाउ solubility could be defined, solubility को ऐसे भी कहा जा सकता है कि टेंडेंसी टू गेट डिसॉल्व और या फिर आप इस तरीके से कहिए कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू प्रिपेयर a saturated solution at room temperature। ठीक है जी, कि सॉल्युबिलिटी को या तो आप ये कह लें कि टेंडेंसी टू गेट डिसॉल्व या फिर अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस टू गेट टू प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट रूम टेम्परेचर। तो अब बात ये कि भाई इसकी अगर टेंडेंसी डिसॉल्व होने की सॉल्युबिलिटी पड़ी जा रही है तो जितनी इसकी टेंडेंसी होगी डिसॉल्व होने की उतने ही Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनेंगे। इट मींस कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक सॉल्ट है AgCl और इसकी सॉल्युबिलिटी फॉर एग्जांपल x है, ठीक है, और अब ये आयनाइज हो जाए तो AgCl की सॉल्युबिलिटी चूंकि x थी तो Ag पॉजिटिव की सॉल्युबिलिटी कितनी होगी x और Cl नेगेटिव की सॉल्युबिलिटी कितनी होगी x। एंड व्हाट वुड बी इट्स आयोनिक प्रोडक्ट, इट्स आयोनिक प्रोडक्ट कुड बी लाइक दिस x into x and the Ksp is x squared। ठीक है जी, लेकिन बात यह है कि ये सारा काम शुरू होता है Kc से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अब लोग बोलेंगे सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या काम यहाँ पे, तो Ksp ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट की बात है। तो बात यह है कि अगर आप AgCl की ही बात करें तो AgCl का Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव,
ऐसी इक्वेशन है। इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन भी होगा, बैकवर्ड रिएक्शन भी होगा, तो एक वक्त आएगा इक्विलिब्रियम भी अचीव होगा। इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो हमारे पास केसी की एक्सप्रेशन भी बन सकती है कुछ इस तरीके से, एजी पॉजिटिव और सीएल नेगेटिव, ऐसा होगा ना। तो भाई ये इक्वेशन अगर बन रही है तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए, और स्क्वायर ब्रैकेट कहाँ से आता है? एक्टिव मास से। ये आप लोगों को प्रीवियस से भी प्रीवियस वीडियो, फर्स्ट वीडियो जो थी इक्विलिब्रियम की, उसके अंदर लॉ ऑफ मास सेक्शन बताया था कि द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। एक्टिव मास से प्रोपोर्शनल होता है, ये लॉ ऑफ मास सेक्शन कहता है। तो लॉ ऑफ मास सेक्शन के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए, विच मींस मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो आपके पास जो सॉल्युबिलिटी होती है, जिसका यूजुअली हम लोग लेबोरेटरी के अंदर जो यूनिट पढ़ते हैं वो ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब होता है। तो इस वक्त हम क्या काम करेंगे कि हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब में होगी, हम उसको कन्वर्ट करेंगे मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में, एंड देन वी विल डिस्कस द solubility product, otherwise KSP couldn't be discussed। solubility का यूनिट होता है ग्राम्स पर डेसीमीटर, और solubility से solubility प्रोडक्ट पढ़ने के लिए पहले आपको उस solubility की यूनिट को ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब से किस में कन्वर्ट करना होगा? मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में। उसके बाद ये डिस्कशन होगा। एंड हेयर वी नो कि AgCl एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो इसकी कंसंट्रेशन में बहुत स्लाइट चेंज होगा जो कि अबाउट नेग्लिजिबल है। तो हम इसको कांस्टेंट कह दें कि भाई इसकी वैल्यू में तो तकरीबन कोई चेंज नहीं आ रहा। तो Kc ये रहा, ये कांस्टेंट दूसरा इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। whenever the constants are multiplied or they are divided, they leads to the formation of a new constant, which could be here Ksp, और इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, और हम इसको जनरलाइज करते हैं तो ऐसे। ये हो गया आपके पास केस एसपी की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब केएसपी की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है तो डिफरेंट केएसपी के डिफरेंट यूनिट्स होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास AgCl की बात की जाए तो AgCl की डिसोसिएशन होगी Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो भाई इसकी केएसपी क्या बनेगी? इसकी केएसपी बनेगी कुछ ऐसे, ठीक है। फॉर ईच स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल एम विच इज इक्वल टू दी एम स्क्वायर, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर, यानी कि मोल स्क्वायर पर DM6। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं लिखूं HgCl2, तो यहाँ पे क्या होगा? एक हो जाएगा Hg पॉजिटिव और ये हो जाएगा 2Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या बात है कि Ksp इज इक्वल्स टू Hg पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और इसका कोफिशिएंट्स की पावर बन गई फॉर ईच स्क्वायर ब्रैकेट m, और ये m स्क्वायर जिसको हमने लिख दिया m क्यूब, और फॉर m द वैल्यू इज मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब जिसकी पावर हो गई क्यूब। तो हमारे पास इसका यूनिट बना मोल क्यूब पर DM9। ठीक है जी, इस तरीके से केएसपी के यूनिट बनते हैं। केएसपी के यूनिट एमडीकेट में भी पूछे जाते हैं, तो अगर आप लोग यहाँ पे ये डिस्कस करते हो आपके एमडीकेट की भी साथ साथ तैयारी होती जाती है। अच्छा जी, ये जो डिस्कशन सारा है, ये इतना तो हमारा डिस्कशन हो गया। अब इस डिस्कशन को फर्दर किस तरीके से प्रोसीड करते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं कि न्यूमेरिकल बेसिस पे, और किस तरीके से डिस्कस करते हैं हम प्रेसिपिटेशन के लिए। प्रेसिपिटेशन में क्या बात पढ़ी जाती है कि एप्लीकेशन ऑफ केएसपी, एप्लीकेशन ऑफ केएसपी में जैसे केसी में पढ़ता है
कि एप्लीकेशन ऑफ केसी में 3 रिलेशन थे, केसी ग्रेटर देन क्यूसी, केसी लेस देन क्यूसी और केसी इक्वल्स टू क्यूसी। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे हम पढ़ेंगे केएसपी इक्वल्स टू क्यूएसपी, और हमारे पास ये बनेगा केएसपी ग्रेटर देन क्यूएसपी, और फिर हमारे पास बनेगा केएसपी लेस देन क्यूएसपी। और ये क्या बात बताता है, ये हमें नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बताता है। नेचर ऑफ द सॉल्यूशन किस सेंस में, नेचर ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी। तो इफ केएसपी इज इक्वल्स टू द QSP, it means the solution is saturated. If KSP is greater than QSP, it means the solution is unsaturated. And if the value of KSP is less than QSP, it means the solution is supersaturated, and the precipitation occurs only in supersaturated solutions. ठीक है जी, होपफुली ये बात क्लियर हुई हो, समझ में आई हो। इंशाल्लाह इससे रिलेटेड मज़ीद डिस्कशन टॉपिक 7 का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।